वाह, बहुत अच्छा काम कर रही है तू बहू। अरे मेरे पीठ पीछे तो मेरी बुराई कर रही है, वो भी सानिका से। वैसी बात नहीं है माँ जी, वो दरअसल। अरे बकवास बंद कर, नालायक औरत। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई क्या? और तू भी सानिका, मंजू और लावण्या के बारे में कितना कुछ बोल रही थी तू। लानत है तुम जैसी बहुओं पर। माफ करना काकी, लेकिन यही बात आप जैसी सासों पर भी लागू होती है, सिर्फ हम जैसी बहुओं पर ही क्यों? ज्यादा मुंह मत चला और चल दफा हो जाए यहाँ से। अब तक तुम दोनों ने सबकी बहुत चुगलियां कर ली। फिर सानिका वहां से चली जाती है। और तू वंदना, तुझे मैं आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। आइंदा से अगर तूने मेरी बुराई की और मुझे वह सुनने में आया तो मैं सच में तेरी जबान काट कर फेंक दूंगी, समझी कि नहीं? लेकिन माँ जी, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है सानिका से। और ये बात तो सच ही है ना कि आप कितनी निर्दयी हो। अरे आप अपने गिरेबान में भी तो झांक कर देखिए ना। मुझे उल्टा जवाब मत दे, वरना मैं फिर तुझे खाना ही नहीं दूंगी, वो भी सीधे अगले 5 दिनों के लिए। वंदना सास के चिल्लाने से चुप हो जाती है और कोकिला अब सानिका ने कही हुई सारी बातें पूरे मोहल्ले में जाकर बताती है। क्या? हाँ मंजू बहन, अरे वो कोकिला बता रही थी कि तुम्हारी बहू सानिका कोकिला की बहू वंदना के पास जाकर तुम्हारी और तुम्हारी बेटी के बारे में गलत बातें कर रही थी। हाँ हाँ, वो तो ये भी बता रही थी कि लावण्या कुछ भी काम नहीं करती। वो और उसका पति दोनों तो बस मुफ्त में रहते हैं, और मेरी सास तो एकदम बुज़दिल है और उसे तो अपने बेटे की कुछ भी नहीं पड़ी। ये सब कहा उसने वंदना से। हे भगवान! अरे माँ, ये हमें क्या सुनने मिल रहा है? उन औरतों की बातें सुनकर मंजू और लावण्या काफी शर्मिंदा महसूस करते हैं और घर जाकर वो दोनों सानिका को खूब सुनाते हैं। अब झूठ बोलने की कोशिश मत करना, हमें सब पता चल चुका है सानिका कि कैसे तुमने उस वंदना के पास जाकर मेरी और माँ की बुराई की है। हाँ तो मैं कहाँ इनकार कर रही हूँ इस बात से। मैं गई थी वहां पर, लेकिन मैं अपनी सहेली को बस अपना दुख बांट रही थी और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कुछ भी गलत नहीं है? सच में? अरे निकम्मी लड़की, तूने मुझे बुज़दिल कहा है। मेरी बेटी और दामाद जी के बारे में बकवास बातें कर रही थी तू। अरे तेरी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? दम है तो हमारे सामने बोलकर दिखा ना। आपसे बोलकर क्या ही फायदा होगा माँ जी? आपकी आंखों पर बस अपनी बेटी और दामाद के प्यार की पट्टी चढ़ी हुई है। अरे दिन रात दीदी बस ऐश ही करती है और मैं नौकरानी की तरह काम पे काम करती हूँ। अरे इनसे तो अपनी बेटी का भी काम नहीं होता। और रही बात नंदोई जी की, तो वो भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते। और ये बात सरासर गलत है माँ जी। देख बहू, मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। ये तेरा ससुराल है और मेरी बेटी का मायका है, इसलिए तुझे तो काम करना ही पड़ेगा। और तू होती कौन है मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने वाली? और रही बात मेरे पति के पैसे देने या ना देने की, अरे आज तो तुमने ये बात कह दी, लेकिन दोबारा मत कहना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और हाँ, अगर तुझे कल से घर के बाहर निकलना है तो केवल काम के लिए जाएगी, वरना जगह जगह जाकर हमारी पंचायत करती रहेगी और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। आज तो तुझे मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार नहीं बख्शूंगी तुझे। उतने में वहां पर अभिनव आता है। अरे बस कीजिए आप दोनों, क्यों इस बेचारी को इतना डांटते जा रहे हो? आखिर किया क्या है इसने? बस अपनी सहेली को जाकर अपना दुख ही बताया है ना। और मोहल्ले में ढिंडोरा तो कोकिला काकी ने पीटा है, तो आप उनसे जाकर बात कीजिए। चुप बैठ अभिनव, ज्यादा जोरू का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिए दीदी, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि सानिका ने कुछ गलत किया है। अरे जो कुछ भी उसने कहा है बिल्कुल सही कहा है। खैर, मुझे इस घर में किसी से कोई बात नहीं करनी। इसकी तबीयत तो सुबह से ही नरम गरम सी है, इसीलिए आप दोनों चुप हो जाइए। चलो सानिका।
फिर अभिनव सानिका को कमरे में लेकर जाता है। देखा ना माँ, इस सानिका ने तो दिमाग खराब करके रख दिया है। अगर इसे इतनी ही दिक्कत है तो मैं कल से काम कर दिया करूंगी। आधे घंटे से ज्यादा खड़े रहने से मेरी कमर में दर्द होना शुरू होता है, लेकिन फिर भी मैं सारे काम करूंगी, वरना इसकी बातें कौन सुनने वाला है। बस जलील करते हैं ये दोनों। और मैं विक्रम से भी कह दूंगी कि वो घर में पैसे दिया करे, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में ये हमें खाना भी नहीं देगी। चुप बैठ लावण्या। अरे तू पागल वागल हो गई है क्या? तेरी माँ है ना यहाँ पर, और मेरे होते हुए उस सानिका की ये मजाल कि वो तुझे खाना ना दे और तुझसे काम करवाए। देख बेटा, ये घर तेरा है और तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ। अरे मैं हूं ना, तो तू फिक्र मत कर। और हाँ, दामाद जी को इस बारे में कुछ भी मत बोलना, खामखा उन्हें बुरा लगेगा। मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम बस तीनों खुश रहो, और इस घर की मालकिन मैं हूं, वो सानिका नहीं। ठीक है माँ। वही दूसरी तरफ सानिका अकेले में बैठकर खूब रोती है। फिर अगले दिन, मुझे माफ कर दे सानिका, मेरी सास के कारण तुम्हारे घर पर इतने झगड़े हुए। तुम्हारी आवाज कल मेरे घर तक आ रही थी। अरे नहीं वंदना, ये तो कैसी बातें कर रही है। ये सब कोकिला काकी की वजह से ही हुआ है, तुम्हारी वजह से नहीं। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं अभी ठीक हूँ। और आइंदा से ऐसे मुझसे माफी वगैरह बिल्कुल मत मांगना, समझी कि नहीं? अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन तुझे तेरी सास और ननद ने ज्यादा डांटा तो नहीं ना? क्योंकि कल तेरे जाने के बाद मुझे तो मेरी सास ने बहुत सुनाया। मुझे भी इन लोगों ने बहुत सुनाया, लेकिन बाद में अभिनव आया और उसने उन दोनों को चुप कराया। जाने दे, इतना इन सब के बारे में मत सोच। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, और वो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। इसलिए जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकारो। अब हम भी इसमें क्या कर सकते हैं? हाँ यार, ये बात तो तूने एकदम सही कही। वही मंजू भी भानुमति को फोन करके खूब सुनाती है। क्या? अरे आप क्या कह रही हो समधन जी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अरे आपकी बेटी जब से इस घर में आई है, तब से कलेश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब आप ही बताइए, आप अपनी घर आई बेटी से काम करवाएंगे क्या? दामाद जी से पैसे लेंगे क्या? नहीं ना। तो फिर आपकी बेटी ये सब कैसे बोल सकती है हमसे? अरे इतना सब होने के बाद भी बेचारी मेरी बेटी लावण्या चुप है। सोचिए, उसके मन को कितनी ठेस पहुंची होगी। हे भगवान, मैं तो परेशान हो गई हूँ आपकी बेटी से। बहुत उम्मीदें रखी थी मैंने उससे, लेकिन एक भी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। और तो और उसने मेरे बेटे को भी पट्टी पढ़ाकर हमारे खिलाफ कर दिया है। अरे जो बेटा इतने दिनों तक चुप था, अब वो भी हमसे लड़ाई झगड़े करने लगा है। जरा समझाइए अपनी बेटी को, शायद आपके कहने से वो समझ जाए। जी समधन जी, मैं उससे आज ही समझाती हूँ, और उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, पर क्या पता क्यों ऐसे हो गई। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मेरे समझाने से वो समझ जाएगी। मुझे भी यही उम्मीद है। चलिए, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे बाकी के भी काम है। इतना कहकर मंजू कॉल कट कर देती है और भानुमति बहुत चिंतित हो जाती है। लेकिन कमलेश और मालिनी उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। अरे माँ जी, आपके फोन का आवाज इतना तेज है कि हमें भी सब कुछ सुनाई दिया। मैंने तो सानिका से पहले ही कहा था कि ससुराल वाले बस अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। देखा, अब वही हुआ ना। बहुत उड़ रही थी वो, लेकिन अब उसकी अक्ल बराबर ठिकाने आ गई होगी। चुप हो जा बहू। अरे तेरी मनहूस काली जबान के कारण ही हुआ है ये सब। शादी के पहले ही तूने टोक लगा दी। कमलेश जी, मैं सानिका को समझाऊंगी, क्योंकि ऐसे ही रहा तो उसकी शादी टूट सकती है। अरे ससुराल में अच्छे से रहेगी, तभी तो जीवन में आगे बढ़ पाएगी, वरना सास ननंद और नंदोई का दिल दुखाकर उसे बहुत पाप लगेगा।
ये तुम कैसी बातें कर रही हो भानुमति? उसे समझाने की जगह उसकी पहले बात तो सुनकर लो। हमारी बेटी हमेशा सही का साथ देती है, इसीलिए वो खामोखा किसी को भी परेशान नहीं करेगी। अब तो चुप ही रहिए जी। अगर हम उसकी बात सुनने जाएंगे तो झगड़ा सुलझाने की जगह और बढ़ जाएगा। भानुमति अब सानिका को कॉल करके उसे अच्छे से समझाती है, लेकिन तभी सानिका को बहुत गुस्सा आता है। अरे क्या माँ, आप भी, आपको तो इधर आकर उन लोगों को डांटना चाहिए, क्योंकि ये लोग गलत थे, मैं नहीं। लेकिन आप तो ये कह रही हो कि मैं ही चुप रहकर सब कुछ सह लूं और तभी मैं अपनी जिंदगी में खुश रह पाऊंगी। वाह, क्या सोच है आपकी। हाँ तो क्या गलत कहा मैंने बेटा? तुझे यही करना पड़ेगा, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं रहता और रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं बेटा। देखना, कुछ ही दिनों बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बस कुछ बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। नहीं माँ, ये सब मुझसे नहीं होने वाला और आपके कहने से मैं दबाव में नहीं रहने वाली। पर बेटा, बस माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सानिका कॉल कट कर देती है। फिर 2 दिनों के बाद, ये लीजिए माँ जी और दीदी, आप दोनों के लिए चाय और नाश्ता। लेकिन ये क्या, बस इतना सा नाश्ता? कल से थोड़ा ज्यादा बनाया कर और अलग अलग प्रकार का नाश्ता दिया कर। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। फिर सानिका भी वहीं बैठ जाती है और मंजू और लावण्या के साथ टीवी देखने लगती है। लेकिन तभी, इसे कह दो माँ कि ये यहाँ से उठकर चली जाए, वरना मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। अरे नहीं बेटी, तू क्यों जाएगी अपने कमरे में? जा बहू, तू अपने कमरे में चली जा और तुझे जो देखना है अपने फोन में देख ले। अरे दीदी को अगर मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो खाना भी मेरे हाथ का क्यों खा रही है? खुद ही बनाकर खा लेना। चुप कर बहू, ज्यादा जबान मत चला। इस घर में रहना है तो चुपचाप रहना होगा, वरना निकल जा यहाँ से। सानिका को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाकर फिर से रोने लगती है। तभी वहां पर अभिनव आता है और वो उसे शांत करने लगता है। तो मैं क्या करूं अभिनव? अरे तुम तो ऑफिस चले जाते हो, लेकिन यहाँ पर मैं अकेली होती हूँ और मुझे ही इनके नखरे झेलने पड़ते हैं। कोई मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। तुम्हें अगर मैं कुछ कहने जाऊं तो तुम कहते हो कि जाने दो। माँ से कहो तो माँ मुझे ही चुप कराती है और सब कुछ सहने के लिए कहती है, और सहेली से कहने जाओ तो बीच में उसकी सास आ जाती है। पता नहीं मैं क्या करूं अभिनव, बहुत परेशान हो गई हूं मैं। ओफो सानिका, इतना रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम दुखी हो, लेकिन मैं हूं ना, और मेरा साथ होते हुए तुम्हें दुखी होने की क्या जरूरत है? और तुम इन लोगों से इतना लेना देना क्यों रख रही हो? इन लोगों से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। अभिनव के समझाने पर सानिका शांत हो जाती है। फिर एक दिन, ये क्या है अभिनव, तू जरा बेवकूफ है क्या? अरे बस 10,000 में घर का खर्चा कैसे निकलेगा? अरे माँ, हर महीने मैं आपको सारे पैसे देता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ी दिक्कतें आ गई हैं, इसीलिए मैं आपको इस बार केवल 10,000 रुपए ही दे रहा हूँ। और आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? बाकी के बिल्स तो मैं ही भरता हूँ ना, और 1 महीने के घर खर्चे के लिए 10,000 भी बहुत है। नहीं अभिनव, इतने में कुछ भी नहीं होने वाला। तभी वहां पर विक्रम आ जाता है। माँ जी, वो मुझे 5,000 रुपए चाहिए थे, थोड़ा अर्जेंट काम था, क्या आप मुझे अभी दे सकती हो? सच में काम बहुत अर्जेंट है, इसीलिए मांग रहा हूँ। अरे क्यों नहीं दामाद जी, ये लीजिए। शुक्रिया माँ जी। फिर विक्रम पैसे लेकर वहां से चला जाता है और ये देखकर अभिनव को बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या था माँ? अभी अभी तो आप ये कह रही थी कि 10,000 में भी घर खर्च नहीं निकलेगा, और जीजा जी के मांगने से आपने उन 10,000 में से 5,000 उन्हें तुरंत निकाल कर दे दिए। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने तेरे सामने ही कहा था ना
कि उन्हें किसी जरूरी काम के लिए पैसे चाहिए, तो ऐसे में मैं उन्हें कैसे मना कर सकती थी। लेकिन अब तो आपके पास केवल 5,000 रुपए ही है, तो अब घर खर्च कैसे चलेगा? बेटा अगर पैसे कम दे तो वो बेवकूफ है, और दामाद चाहे कुछ भी करे वो एकदम सही है, जैसे कि वो दामाद नहीं देवता बन गया हो। हाँ, तो हमारे यहाँ पर दामाद को भगवान की तरह ही पूछते हैं। उनका दिल दुखाना अच्छा नहीं होता, इसीलिए हम सब उनका मान सम्मान करते हैं, और तुझे भी करना चाहिए। ये सारी बातें आप मुझे मत बताओ माँ। अरे आपको तो 24 घंटे आपका दामाद ही दिखाई देता है, बेटा तो कहीं है ही नहीं ना आपकी जिंदगी में। तभी वहां पर लावण्या भी आती है। अभिनव, अब तू फिर से शुरू मत हो जा। दीदी, ये मुझे आपसे कहना चाहिए कि आप शुरू मत हो जाइए। अरे आपने और जीजू ने तो बेशर्मी की सारी हदें तोड़ दी है। बस अभिनव, अब अगर एक शब्द भी और तूने बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। शांत हो जाइए माँ, इतना भड़कने और खून जलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे सब पता चल चुका है कि आपके मन में मेरे और सानिका के लिए क्या दर्जा है। इसलिए मैंने तय किया है कि अब इसी वक्त मैं और सानिका इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। चलो सानिका। क्या? फिर अभिनव और सानिका दोनों अपना सामान बांधने लगते हैं, लेकिन उन्हें जाते हुए देखकर लावण्या परेशान हो जाती है। हे भगवान, अगर ये चला गया तो घर खर्च कैसे निकलेगा? नहीं नहीं, मुझे इसे रोकना ही होगा। रुक जा अभिनव, अरे इतनी सी बात के लिए तू घर छोड़कर क्यों जा रहा है? और क्या हो गया है तुझे? क्यों हर वक्त लड़ता झगड़ता है तू? जाने दे लावण्या, इसे मत रोक। वैसे भी मुझसे ये रोज रोज के झगड़े सहन नहीं होते। आजकल ये कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है। अरे इसे क्या लगता है कि इसके बिना हमारा घर चल नहीं सकता क्या? मंजू के कहने पर लावण्या चुप हो जाती है और सानिका और अभिनव घर छोड़कर चले जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नंदोई जी, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप मिताली को थप्पड़ मारने जा रही थी। लेकिन नैनतारा, तू पहले तेरी ननंद को देख। इसकी जबान एकदम कैची की तरह चल रही है। ये सब इसे शोभा देता है क्या? और जो सब आप और नंदोई जी कर रहे हैं वो आप लोगों को शोभा देता है क्या? हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। मिताली ही बात बात पर बहस करती रहती है। अगर माँ जी और पापा जी मेरे लिए कुछ भी करते हैं तो इसे पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत तकलीफ होती है। देखिए नंदोई जी, इसमें गलती भी आपकी ही है। अरे पहले तो आपने हमसे कार मांगी, वो भी माँ जी ने अपने गहने बेचकर दे दिए आपको। फिर आप अब पापा जी के मकान में रहने आए और वहां पर एसी और गीजर भी लगवा लिया, और ना तो आपने उसके पैसे दिए और ना ही 2 महीनों का किराया। ये आप क्या कह रहे हो भाभी? इसका मतलब वो एसी और गीजर पापा के पैसों से लगवाया है? हाँ मिताली, लेकिन तुम्हें ये बात पता नहीं थी क्या? नहीं भाभी, मुझे पराग ने ये सब बताया ही नहीं, बल्कि मैं तो आज तक यही मानती थी कि एसी और गीजर पराग ने लगाया है। और पराग तुम, अरे कितने नालायक आदमी हो। माँ और पापा से ना जाने कितना कुछ वसूला है तुमने। अरे ऐसे कौन करता है भला? और आप दोनों तो हमेशा कहते रहे कि हमने आपको दहेज कम दिया है। पहली बात तो दहेज जैसी प्रथा को बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए। फिर भी माँ जी और पापा जी ने आपको दहेज दिया। मिताली सही कहती है कि आप दोनों जानबूझकर हमारे परिवार से सब कुछ वसूलना चाहते हो। देखिए भाभी, आप बड़ी है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो जी में आए बोलती जाओ और मैं चुपचाप सुनता रहूं। बस बहुत हो गया, अब मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। मिताली, चलो यहाँ से। मैं अपनी ननद को ऐसे ससुराल में रहने ही नहीं दूंगी। चलो अपना सामान पैक करो। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा, और मेरा भी यही फैसला है कि अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। फिर मिताली अपना सामान पैक करने लगती है और ये सब देखकर लाजवती और पराग घबरा जाते हैं।
अरे मिताली, ये तुम क्या कर रही हो? इतनी छोटी छोटी बातों के लिए घर छोड़कर मत जाओ प्लीज मिताली। नहीं पराग, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और आज तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की। कल को तो तुम मुझे मार भी सकते हो, इसीलिए मुझे यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। इतना कहकर मिताली नयनतारा के साथ वहां से चली जाती है। फिर मायके जाने पर, बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे ये मिताली तो ना समझी है, लेकिन तू तो समझदार है ना, तो फिर तू इसे अपने साथ क्यों लेकर आई? अरे माँ जी, वहां वो आदमी इस पर हाथ उठाने वाला था, अब यही सब देखना बाकी रह गया है क्या? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन बात करके भी झगड़े मिटाए जा सकते हैं और ऐसे घर छोड़कर आना बिल्कुल सही नहीं है। अब ये मायके में आकर रहेगी तो 4 लोग क्या बोलेंगे? अरे तूने तो सबको बातें बनाने के लिए अच्छा विषय दे दिया। अरे क्या माँ, अब भी आपको लोगों की पड़ी है? आपको अपनी बेटी दिखाई नहीं देती क्या? नयनतारा की बातें सुनकर तो मेरा खून खोल रहा है। अरे उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? वो लोग मिताली पर हाथ उठा भी कैसे सकते हैं? उसकी बैंड तो मैं आज बजा कर ही रहूंगा। भुवन, ऐसा कुछ भी मत करना, और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं नंदोई जी को अच्छे से सुना कर आई हूँ और अब वो फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और माँ, दुनिया वालों का मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं अपनी मानसिक शांति के लिए यहाँ पर आई हूँ, इसलिए प्लीज मुझे आप यहाँ पर रहने दो और बार बार अपने दामाद की तरफदारी करना बंद करो। माँ, हमेशा से आप वही करती आई हो और उसने तो उसी बात का फायदा उठाया है। मिताली की बातें सुनकर इंदु चुप हो जाती है। वही उसके ससुराल में, अरे माँ, अब हम क्या करें? मिताली तो चली गई। वही तो, अरे अब तो मुझे इस बात की चिंता सता रही है कि घर का सारा काम कौन करेगा। बहू एक सोने की मुर्गी होती है, क्योंकि वो अपने साथ दहेज लाती है। तूने सब कुछ सही किया, बस एक गलती कर दी, तूने बहू को खुश नहीं रखा। क्या? हाँ बेटा, तू मिताली के मायके वालों से सब कुछ सीधे सीधे लेते रहा, लेकिन अगर तू मिताली की नजरों में अच्छा बनकर रहता तो मिताली खुद से अपने मायके का सब कुछ तुझे ला कर देती, वो भी खुशी खुशी से, लेकिन तू बस उससे झगड़ता रहा। हाँ माँ, अब मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि ये सब मेरे ही कारण हुआ है। अगर हम मिताली के साथ अच्छे से पेश आते तो वो भी हमारे साथ वैसे ही पेश आती। अब भी मौका तेरे हाथ से गया नहीं है बेटा, वो गुस्से में मायके गई है, तो अब तू जाकर उसे मना ले और वापस अपने घर पर लेकर आ। लेकिन कैसे माँ? क्योंकि जिस तरह से वो गई है उसे मनाना बहुत ही मुश्किल है, और उसके भैया भाभी, उन दोनों का दिमाग भी गर्म हो चुका है। वो दोनों मुझे उससे मिलने देंगे कि नहीं, ये तो अब मुझे भी नहीं पता। अरे तू चिंता मत कर बेटा, क्योंकि उस घर में भैया भाभी की बिल्कुल नहीं चलती, बल्कि माँ और पापा की चलती है, और उसके माँ और पापा तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि तू उनके घर का दामाद है। और तू बहुत खुशनसीब है बेटा कि तुझे ऐसे सास ससुर मिले हैं, इसलिए तुझे अब सब कुछ ठीक करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग उनसे फिर से सब कुछ हड़प पाएंगे। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं मिताली को मना कर ही रहूंगा। फिर पराग मिताली के मायके में जाता है। नंदुई जी, इतना सब होने के बाद भी आपको शर्म नहीं आई क्या, जो मुंह उठाकर चले आए आप यहाँ पर? मिताली आपसे नहीं मिलना चाहती, चले जाइए आप यहाँ से। ए बहू, अरे तू अपनी लाज शर्म बेच आई है क्या कहीं पर? भूल मत, ये तेरे नंदोई जी है। आज तो तूने इनसे इस तरह से बात कर ली, लेकिन आइंदा से मत करना, समझ गई ना? और नहीं तो क्या, अरे आग बुझाने की जगह तुम लोग आग में और घी डाल रहे हो। अरे माँ जी, पापा जी, आप दोनों की सोच इतनी पिछड़ी हुई कैसे हो सकती है? अरे आप दोनों ने तो बस अपने दामाद को भगवान मानकर सर पर चढ़ा रखा है, लेकिन ये उसके लायक भी है क्या? बस बहू, बहुत हुआ, अपनी जबान को काबू में रख और जा रसोई में जाकर खाना बना दे, बेवकूफ कहीं की। पर माँ जी, बहू, बस बहुत हुआ,
अब अंदर जाओ। नयनतारा अपने सास ससुर की बात मानकर अंदर रसोई में चली जाती है। फिर इंदु और शैलेश पराग से बात करने लगते हैं और पराग उन दोनों की नजरों में अच्छा बनने की पूरी कोशिश करता है। माँ जी, पापा जी, अब आप ही बताइए, आर्थिक समस्या किसके ऊपर नहीं आती? मैंने 2 महीनों का किराया क्या नहीं दिया? मिताली मुझे और माँ को सुनाने लग गई। मुझ तक तो सब ठीक है, लेकिन वो मेरी माँ को भी बहुत उल्टा बोलती है और ये मुझसे सहन नहीं होता। पापा, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ दामाद जी, लेकिन आपको भी हमारी बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अरे आप उसे समझा भी तो सकते थे ना। माफ कर दीजिए पापा जी, मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर, आप चाहो तो पैर पकड़कर भी माफी मांगता हूँ। गुस्से में मैं अपना आपा खो बैठा, लेकिन मैं कभी उस पर हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी माँ के बाद मिताली ही है जिससे मैंने इतना टूटकर प्यार किया है। वो मेरी बीवी है और गलतियां किससे नहीं होती, और इंसान तो गलतियों से ही सीखता है ना। लेकिन पापा जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं उस पर हाथ तो क्या, उसे डांटूंगा भी नहीं। कोई बात नहीं दामाद जी, मैं आपको समझ सकती हूँ। अब जो हुआ सो हुआ और आपका पछतावा देखकर हमें अच्छा लगा और हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप अपनी गलती नहीं दोहराएंगे। जी माँ जी। मैं अभी मिताली को बुला कर लाती हूँ। फिर इंदु मिताली को बुलाने जाती है, लेकिन वो उस पर बहुत गुस्सा होती है। मिताली बेटा, बाहर चल। अरे दामाद जी अपने किए पर सच में शर्मिंदा है और उन्होंने तेरे पापा और मुझसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी है। ऐसा मत कर बेटा, चल बाहर चल और उनसे मिल ले। मैंने कहा ना आपसे माँ, मुझे पराग की शक्ल तक नहीं देखनी। और आप दोनों को क्या लगता है कि वो सुधर चुका है? अरे ये तो बस उसका नाटक है और कुछ नहीं माँ। अरे ये सब तो क्या कह रही है मिताली? ऐसे भी कोई कर सकता है क्या? और दामाद जी को अगर तुझसे प्यार ही नहीं होता तो फिर वो तुझे यहाँ पर लेने ही क्यों आते? देखो माँ, आप मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी, और अगर आपको मेरे इस बर्ताव से तकलीफ हो रही है तो आप मुझे वो भी बता दो। मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी, रह लूंगी कहीं और। अरे ये कैसी बातें कर रही है तू? एक बार मेरी बात तो सुन। मिताली इंदु की कोई बात नहीं सुनती और वो दरवाजा बंद कर लेती है। और उस दिन पराग मिताली से बिना मिले ही वापस चला जाता है। क्या उसने तुझसे मिलने से मना कर दिया? अरे इतनी नालायक और ढीठ कैसे हो सकती है ये लड़की? सच में मन तो करता है कि जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाओ। कोई बात नहीं माँ, मैं यहीं पर हार नहीं मानूंगा। मैं मिताली की नजर में अच्छा बनकर ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए कितने भी पापड़ बेलने क्यों ना पड़े। आप उसकी चिंता मत करो। आपकी बहू रानी, मेरा मतलब आधी नौकरानी, कुछ ही दिनों में घर में आकर ही रहेगी। हाँ बेटा, बस सब ऐसा ही हो जाए, क्योंकि मैं तो पक गई हूँ घर के सारे काम कर करके। फिर पराग तबीयत खराब होने का नाटक करता है और घर पर सलाइन लगा लेता है और ये सब कुछ लाजवती इंदु को बताती है। क्या ये आप क्या बोल रहे हो लाजवती बहन? दामाद जी को घर पर सलाइन लगाई है? हाँ इंदु बहन, जब से मिताली गई है तब से पराग ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है और उस कारण उसकी तबीयत पूरी तरह बिगड़ चुकी है। ये भगवान, आप मिताली से कहिए ना कि जल्दी से आकर वो पराग से मिले, एक बार उससे बात कर ले। हाँ बहन जी, मैं कहती हूँ उससे। आप चिंता मत कीजिए, दामाद जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर मिताली को भी ये सारी बातें पता चलती है। क्या वाकई में उसकी तबीयत खराब है? हाँ मिताली, बाकी सब तो नाटक हो सकता है, लेकिन तबीयत खराब होने का नाटक कोई कैसे कर सकता है? हाँ भाभी, अब तो मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। अरे बेवकूफ लड़की, तू तो अभी तक अपनी भाभी से ही बात करते हुए बैठी है। जा अपने पति के पास जा। हाँ माँ। फिर मिताली पराग के पास चली जाती है और मिताली को देखकर पराग बहुत खुश हो जाता है। मुझे पता था मिताली कि तुम यहाँ पर जरूर आओगी। यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया मिताली।
लेकिन अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे खाना पीना कौन छोड़ता है भला? तो मैं भी क्या करता मिताली, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी अहमियत पता चली। मुझे ये भी पता चला कि मैं कितना गलत था और तुम कितनी सही थी। मुझे माफ कर दो मिताली, लेकिन मुझसे दूर मत रहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना अब मेरा मन ही नहीं लगता। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे। जाने अनजाने में मैंने भी तेरे साथ बहुत गलत किया है, गलत गलत बोला है, पर अब और नहीं। अब हम तीनों साथ में खुशी से रहेंगे। पर तू अपना सामान लेकर यहाँ पर वापस लौट के आ, क्योंकि ये तेरा घर है और तू इस घर की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी ही रूठ कर जाए तो कैसे चलेगा भला? हाँ मिताली, और मैंने जो भी किया है वो सब दोबारा नहीं होगा। प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। हाँ बहू, और मैं भी तेरे साथ पहले जैसे पेश नहीं आऊंगी। तू मुझे उल्टा बोलती थी, लेकिन गलत बातों के लिए उल्टा बोलती थी। उसके सिवा तूने कभी मेरा अपमान नहीं किया। अरे तुझ जैसी सर्वगुण संपन्न बहू मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिल पाएगी। सच में, वापस आजा बहू। उन दोनों की बातें सुनकर मिताली सोच में पड़ जाती है और उसके बाद वो अपना फैसला सुनाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर रहने जरूर आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त मिताली? तुम्हें मेरे पापा को 2 महीनों का बचा हुआ किराया देना होगा और एसी और गीजर के पैसे भी देने होंगे। उसके बाद ही मैं तुम्हारे पास आऊंगी, क्योंकि वो उनके मेहनत के पैसे हैं। हे भगवान, अब मैं इससे क्या कहूँ? इसने तो मुझे बुरी तरह फंसा दिया है। पराग और लाजवती मिताली की ये शर्त सुनकर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सुबह हो जाती है और तभी झिलमिल आंचल के कमरे में जाकर देखती है तो वो वहां से जा चुकी होती है। चलो अच्छा है, आखिरकार बला टल गई। लगता है ये रात को ही चली गई। अब मुझे अपना नाटक शुरू करना होगा। हे भगवान, आंचल, आंचल कहाँ है तू? आंचल। अब इस तरह से झिलमिल पूरे घर में आंचल को ढूंढने का नाटक करती है और उसे इतना परेशान देखकर मालविका, तेजेंद्र और विवेक भी चिंताग्रस्त हो जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो झिलमिल? ऐसे अचानक से कहाँ चली गई वो? पता नहीं पापा जी, मैं उसके कमरे में गई थी, लेकिन वो वहां पर नहीं थी। हे भगवान, पता नहीं वो कहाँ पर गई होगी। आप चिंता मत कीजिए माँ, वो यही कही होगी। हम सब मिलकर ढूंढते हैं उसे। हाँ विवेक, तुम सही कह रहे हो। फिर सभी झिलमिल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं मिलती। और तभी अचानक से टीवी पर एक न्यूज आती है। जी हाँ, सही सुना आपने। मुंबई से पुणे जाने वाली ये बस खाई में एक बड़े से पेड़ से टकरा गई है और इस गंभीर एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी के सारे पैसेंजर्स जख्मी हैं। और ये रही उन घायल लोगों की तस्वीरें। उसमें आंचल की भी तस्वीर होती है और उस तस्वीर को देखकर घर के सभी लोग हैरान और भौचक्का रह जाते हैं। ये क्या? ये तो आंचल की तस्वीर है। हाँ बेटा, और आंचल बहुत जख्मी है। फिर विवेक और तेजेंद्र बिना देर किए फौरन उस एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचते हैं और फिर आंचल को घर लेकर आते हैं और उस पर उपचार भी घर में ही शुरू कर देते हैं। खुशकिस्मती से वो 24 घंटों बाद होश में आती है। आंचल बिटिया, अचानक से कहाँ चली गई थी तुम? कुछ तो बता कर जाती बेटी। हाँ चल बेटा, ऐसा क्या हो गया जो तुम रातों रात किसी को बिना बताए चली गई, वो भी अपना सारा सामान लेकर? हाँ चल, कहाँ गई थी तुम? वो मैं, हे भगवान, कहीं ये लड़की सच ना उगल दे। अगर इसने इन तीनों को बता दिया कि मैंने ही इसे यहाँ से जाने के लिए कहा था, तो फिर तो शामत ही आ जाएगी।
मैंने तो इसे हम दोनों की भलाई के लिए कहा था कि यहाँ से चली जाए। अब मुझे क्या कोई सपना थोड़ी ना आया था कि इसका कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। वो एक्चुअली मुझे एक बहुत ही अच्छी कंपनी से जॉब ऑफर हुई है। एक काफी अच्छी पोस्ट है, इसीलिए मैं पुणे जा रही थी। काफी जल्दबाजी में हुआ सब कुछ, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। और मैंने सोचा कि वहां पर पहुंचकर मैं आपको कॉल कर दूंगी, लेकिन सुबह होने से पहले ही हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया। आई एम रियली सॉरी। मुझे आप लोगों को बताकर जाना चाहिए था। जॉब ऑफर? लेकिन तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? और तुमने जो पढ़ाई की है उसके बाद तो तुम हमारे कंपनी में भी काम कर सकती हो। क्यों पापा? हाँ चल बेटा, और हमारी कंपनी तो तुम बच्चों की ही है। उल्टा हमारे साथ काम करोगी तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम सब साथ मिलकर हमारी कंपनी को और आगे लेकर जा सकते हैं। तेजेंद्र अंकल, जीजू, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी मैं पुणे की उस कंपनी में सिलेक्ट हो चुकी हूँ और उन्होंने इस एक्सीडेंट के कारण मुझे होल्ड कर दिया है। और जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मैं वहां पर चली जाऊंगी। और जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक मुझे सब कुछ कैसे समझ आएगा? ये बात तो सही है आंचल, लेकिन फिर भी तुम अगर यहाँ पर रहोगी तो तुम्हारे अपने हमेशा तुम्हारे पास ही रहेंगे। लेकिन अगर वहां पर जाओगी तो तुम अकेली रहोगी बेटा। हाँ मालविका आंटी, रह लूंगी मैं। वैसे भी दिन भर सारा काम ही होता है और शाम में घर आऊंगी मैं। यही रूटीन होगा मेरा। और आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। और वैसे भी मैं यहाँ पर कब तक रहती? ठीक है आंचल, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर जाने के बाद अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो भूलना मत, तुम्हारी ये फैमिली है तुम्हारे लिए। और खास करके मैं, तुम्हारा जीजू कम बेस्ट फ्रेंड। हाँ जीजू, जरूर। और आंचल बिटिया, फिलहाल इन सब बातों को भूल जाओ और किसी बात की चिंता मत करो। और जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम कहीं भी नहीं जाओगी, समझी कि नहीं? ठीक है अंकल। आंचल का फिर से वहीं पर रहना झिलमिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दिन रात कोई ना कोई आंचल की सेवा में ही लगा रहता है। अरे माँ जी, आप यहाँ पर रसोई में क्या कर रही हो? मुझे बताइए, मैं बना देती हूँ। कहिए, क्या खाना है आपको? अरे नहीं बहू, मैं बना दूंगी। दरअसल मैं वो आंचल के लिए सूप बना रही थी। ये सूप मेरी नानी माँ बनाया करती थी और इसे पीने से आंचल झट से ठीक हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लाइए, मैं ये आंचल को देकर आती हूँ। अरे नहीं बहू, मैं कर लूंगी और ये सूप मैं अपने हाथों से उसे पिलाऊंगी। आखिरकार वो भी मेरी बेटी जैसी ही है। जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर मालविका वहां से चली जाती है और झिलमिल का गुस्सा अब और बढ़ जाता है। विवेक जी कम थे क्या, जो अब ये माँ जी भी आंचल के पीछे लट्टू हुए जा रही है। जब मुझे बुखार आया था तब तो किसी ने मेरी इतनी सेवा भी नहीं की, और आज देखो सभी लोग आंचल के पीछे ही पड़े हैं। खैर, सबके सब सेम ही है। विवेक भी अब कंपनी की सारी मीटिंग्स फटाफट खत्म करके घर जल्दी लौटता है और आंचल के पास बैठकर वो उसकी देखभाल करता है। लेकिन ये सब झिलमिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में आंचल के पास जाती है। आई एम रियली सॉरी दीदी, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं यहाँ पर फिर से आती ही नहीं। और जैसा कि आपने कहा था, मैं तो आपकी लाइफ से कब की चली गई थी। हाँ हाँ ठीक है, मैं सब जानती हूँ, लेकिन इतना याद रख आंचल, तुझे जल्द से जल्द ठीक होना होगा और यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि तू अगर यहाँ पर ज्यादा दिन रही तो मेरी मुश्किलें और बढ़ जाएगी और तेरे होते हुए वो दिन भी दूर नहीं
जब तुम मेरी जगह ले ले, और वो तो तू हमेशा से ही चाहती आ रही है। नहीं दीदी, मैंने कल भी आपसे यही कहा था और आज भी फिर से वही दोहरा रही हूँ। मेरे दिल में सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जीजी और मैं तो केवल अच्छे दोस्त हैं और घर में एक आप ही हो जो हमारी दोस्ती को कोई और नाम दे रही हो। प्लीज दीदी, अपने दिमाग से ये सारे ख्याल निकाल दीजिए। चुप हो जा आंचल, तुझ पर अच्छे बनने की एक्टिंग बिल्कुल सूट नहीं करती। तू अब मेरे मन से पूरी तरह उतर चुकी है। तेरे लिए जो मेरे मन में प्यार था वो अब फिर कभी नहीं आएगा। लेकिन दीदी, सच में ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए। झिलमिल आंचल की कोई बात नहीं सुनती और वो वहां से चली जाती है। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? उस बूढ़ी औरत की बात सच हो रही है। किस्मत ने हमारे साथ ये कैसा खेल खेला है। एक वक्त था जहां पर दीदी मुझे अपने आप से कभी अलग नहीं करती थी, और एक आज का दिन है जहां पर वो खुद मुझे अपने आप से दूर जाने के लिए कह रही है। कैसे, आखिर कैसे मैं उनके मन की एक गलतफहमी दूर करूं? आखिर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि जीजू और मैं तो बस अच्छे दोस्त हैं, जैसे हर जीजा साली होते हैं। फिर एक रात विवेक आंचल के लिए आइसक्रीम लाता है। ये देखो आंचल, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। गुलाब जामुन फ्लेवर वाली आइसक्रीम। उस दिन तुम मुझे बता रही थी ना कि तुम्हें यह आइसक्रीम बहुत पसंद है। हाँ जीजू, थैंक यू सो मच। लेकिन जीजू, एक बात कहो, प्लीज बुरा मत मानिएगा। हाँ चल, बोलो ना। जीजू, हम दोनों जानते हैं कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आपका मेरी इतनी फिक्र करना ये दीदी को सही या अच्छा नहीं लग सकता। कितना भी सोच लो, लेकिन है तो वो आपकी बीवी ही ना। इसीलिए मैं आपको बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं यहाँ पर जितने भी दिन रहूं, प्लीज मेरे लिए आप कुछ भी मत कीजिए, वरना दीदी को बुरा लग सकता है। देखो आंचल, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर मैंने ये बात तुम्हें पहले भी समझाई है कि मैं क्या सही है और क्या गलत, क्या सच है और क्या झूठ, ये सब किसी को प्रूव नहीं करने वाला। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, और मेरी तुम्हारे लिए जितनी भी चिंता है ये सब एक अच्छे दोस्त के नाते है। अब दूसरों को वो कुछ और लगता है तो वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। इतना कहकर विवेक वहां से चला जाता है और उनकी यह सारी बातें तेजेंद्र सुन लेता है। देखिए ना अंकल, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ दीदी है जिन्हें मेरे और जीजू की दोस्ती से तकलीफ है, और एक तरफ जीजू है जो सच्चे दोस्त की तरह मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं, और मुझे उन्हें वही सब करने से रोकना पड़ रहा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं आंचल? यही किस्मत का खेल है। और तीसरा इंसान दो लोगों के बीच में सैंडविच बन जाता है। लेकिन इन सब के चलते मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम विवेक से दूरी बनाओ, लेकिन उसके बदले में तुम झिलमिल को ये समझाओ कि तुम्हारा और विवेक का रिश्ता केवल दोस्ती का ही है। और मुझे अच्छे से पता है कि झिलमिल काफी समझदार है, और अब तक तो वो ये बात समझ भी गई होगी। इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। झिलमिल इतनी भी नादान नहीं है। अब आपको मैं क्या समझाऊं अंकल? प्यार में तो समझदार इंसान भी नासमझ बन जाता है। मेरे और जीजू के रिश्ते को दीदी कभी समझ नहीं पाएगी, लेकिन अगर दीदी की खुशी के लिए मुझे जीजू से दूर रहकर उन्हें हर्ट करना पड़े तो यही सही, आज से मैं यही करूंगी। विवेक भी अब आंचल के कहने पर उससे दूरी बनाए रखता है, और यह सब देखकर झिलमिल को काफी तसल्ली मिलती है। क्या बात है, विवेक जी तो आज घर पर आए, लेकिन आंचल के कमरे में बिल्कुल नहीं गए। चलो अच्छा है, इनका उसके पास इतना जाना सही भी नहीं है, क्योंकि जितना ये उसके पास जाएंगे उतनी ही मुझे तकलीफ होगी। ये तो मेरे पास ही सही है। फिर एक दिन जब झिलमिल अलमारी के ऊपर से गहनों का संदूक निकालने के लिए स्टूल पर चढ़ती है
लेकिन स्टूल हिलने के कारण वो अचानक से स्टूल से गिर जाती है। ओ नो, झिलमिल, तुम ठीक तो हो ना? अरे क्या कर रही थी इस स्टूल पर? मेरी कमर, मेरा पैर बहुत दुख रहे हैं। ओ गॉड झिलमिल। फिर विवेक झिलमिल को अपनी बाहों में उठाता है और उसे बिस्तर पर बिठाता है और वो उसे ऑइंटमेंट लगाता है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है झिलमिल? हाँ विवेक जी, अब मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम झिलमिल। लेकिन स्टूल पर चढ़ने के लिए तुम्हें किसने कहा था? मैं यहीं पर था ना। मुझे कह देती। आज अगर तुम्हारी हड्डी टूट जाती तो क्या होता? थैंक गॉड कि वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब भी देखो ना, तुम्हें कितना दर्द हो रहा है। लेकिन विवेक जी, आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? आप तो वैसे भी मुझसे प्यार नहीं करते ना। ये शादी तो आप सिर्फ माँ जी और पापा जी की खुशी के लिए निभा रहे हैं। तो फिर ये सब क्या है? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं ये शादी माँ और पापा की खुशी के लिए निभा रहा हूँ। पर झिलमिल, इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन फिक्र तो होती ही है ना। और मेरी इस फिक्र को तुम प्यार का नाम मत देना, क्योंकि वो मैं तुमसे नहीं करता और ना ही कभी कर पाऊंगा। अपना ख्याल रखना और कुछ लगे तो बोल देना। मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध भिजवाता हूँ। इतना कहकर विवेक वहां से चला जाता है और उसकी बातें सुनकर झिलमिल भावुक हो जाती है और बाहर आकर विवेक खुद से कहता है, ये मुझे अभी क्या हुआ था? नहीं विवेक, अपने इमोशंस को काबू में रख। पता नहीं क्यों, लेकिन आज जब झिलमिल स्टूल से गिर गई थी तो उसकी चोट से मुझे दर्द होने लगा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है। जब जब झिलमिल मेरे सामने आती है तब तो मैं उसे इग्नोर करता हूँ और उसके साथ साथ अपने प्यार को भी इग्नोर करता हूँ। मुझे भी बहुत हर्ट हुआ है, लेकिन मेरी फीलिंग्स अभी भी जिंदा है। पर अब वो फीलिंग्स मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि ये भी सच है कि मैंने एक काली लड़की से प्यार किया था, जिसे मैं एक खूबसूरत लड़की समझ बैठा था। कुछ ही दिनों में आंचल ठीक हो जाती है, लेकिन वो अपना सामान लेकर जाने की जगह पर अपना सारा सामान एक नए कमरे में शिफ्ट करती है और ये देखकर झिलमिल हैरान रह जाती है। आंचल, सुबह सवेरे ये क्या नौटंकी लगा के रखी है तुमने? ये सारा सामान लेकर तुम्हें तो अब यहाँ से जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो इसे नए कमरे में शिफ्ट करवा रही हो। क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे दीदी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। मैं कहीं भी नहीं जा रही। अब मैं यहीं पर रहूंगी, इसी घर में, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या? इस कहानी में अब आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।